Let us start with the next question. X Limited is considering a project for which following information is given. Purchase price of the machinery 3,30,000. Life of the machinery 2 years. Method of depreciation SLM. Income tax rate 40%. Required rate of return 25%. Per unit selling price is 18. Per unit variable cost is 30. Number of units to be sold in the first year is 16,000. In the second year it is 18,000. Annual cash fixed cost 1,20,000. Expected salvage value at the end of the second year of its useful life is an amount of rupees 30,000. There is a working capital requirement 25,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का दे रखा है और क्वेश्चन में ये पूछा है whether the project should be accepted. That is a question. I request all of you to go through the question, please. Now this is a very basic question and I request all of you to pay proper attention for doing answer. ये क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको एकदम डिटेल में अच्छी तरह से समझाता हूँ. आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पहले समझना है. जब भी लिखना होगा मैं आपको प्रोग्रेसिवली बताता रहूंगा. ना फ्रेंड्स, सो फार हमने कुछ डिस्कस किया दैट हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इंडेक्स, profitability index, internal rate of return, payback period, discounted payback period, average rate of return. Like that, say these are the decision making techniques that we have discussed. I request you to write in the chat box कि ये जो हमने 7 डिसीजन मेकिंग टेक्निक समझा उसमें से हम लोग कौन कौन सा मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में डिसीजन लेने के लिए यू कैन अडॉप्ट वन ऑफ द 4 मेथड्स. आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर एनपीवी से भी कर सकते हो, एनपीवी इंडेक्स से भी कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से कर सकते हो और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से भी कर सकते हो. ये सब मेथड से आंसर हो सकता है. वी कैन नॉट अडॉप्ट पे बैक पीरियड. क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड नहीं दे रखा है. वी कैन नॉट अडॉप्ट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. क्यों? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड नहीं दे रखा है. वी कैन नॉट अडॉप्ट एआरआर. क्यों? बिकॉज द क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड कि आपको कौन से रेट से रिटर्न चाहिए टू बी कंपेयर्ड विद एआरआर. यू कंप्यूट एनपीवी, अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट ले लो. एनपीवी इंडेक्स अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट ले लो. पीआई अगर 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट ले लो. आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट ले लो. ऐसा करके हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं. सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन अडॉप्ट वन ऑफ दीज 4 मेथड्स फॉर डिसीजन मेकिंग. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. हम लोग यूजुअली एनपीवी मेथड से आंसर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो सिंपल है और कोई उसका टेक्निकल रीजन नहीं है. दैट इज द रीजन से वी विल अडॉप्ट द एनपीवी मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग ओवर हियर. इफ समबडी हैज एन ऑब्जेक्शन दैट सर मेरे को आईआरआर से करना है, करो. पीआई से करना है, करो. एनपीवी इंडेक्स से करना है, करो. आपका जो डिसीजन होगा और मैं जो डिसीजन लूंगा वो हमेशा मैच होगा. Of course, we understand that the method of the decision making that we are going to write is different. पर हमारा decision अलग नहीं होगा in case of single project evaluation. So now I am going to make the calculation of NPV. अगर मैं बोलता हूँ कि NPV से आंसर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो कि मेरे को कैश फ्लोस कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैश फ्लोस को हमको क्या करना पड़ेगा? ईयर 0 में डिस्काउंट करना पड़ेगा. उसमें से क्या निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे,
और हमारे पास फाइनली एनपीवी का आंसर आ जाएगा. दैट इज द प्रोसीजर, दैट इज द सीक्वेंस इन विच वी आर सपोज टू डू आंसर. सो नाउ हाउ टू मेक दैट कैलकुलेशन. तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि हम लोग 5 स्टेप में आंसर करेंगे. कई बार 5 स्टेप्स का जरूरत नहीं भी पड़ सकता है, कई बार हमको उससे कम स्टेप में भी हो सकता है आंसर, बट यूजुअली हम लोग 5 स्टेप में आंसर करेंगे. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5. आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है. स्टेप नंबर 1 में हम लोग कंप्यूट करेंगे कि हमको बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है. एक तो होता है फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट. फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट कितना है? 3,30,000. वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 25,000. ऐसा करके हमको टोटल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ता है. स्टेप नंबर 1 में हम लोग यूजुअली ये कैलकुलेट करेंगे कि ईयर 0 में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा. फिर स्टेप नंबर 2 में हम लोग डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे. फ्रेंड्स, जो भी मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज अज्यूम्ड टू बी एन अलाउेबल मेथड फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. Practically this may not be the method of depreciation. However, we assume that यही method of depreciation allowable है from tax point of view. That is the way we are required to make the computation of the depreciation in step number 2. And so on. फिर आगे का आंसर किया जाएगा. ग्रेजुअली मैं आपको समझाता जाता हूँ कि कैसे हम लोग आंसर करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और हम लोग अभी एनपीवी का कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. I request you to write down answer for the question. For single project evaluation, comma, if nothing is specified, comma, we can take decision by one of the following methods. उसमें लिखो 1 NPV, 2 NPV index, 3 PI, 4 IRR. With paragraph write down, taking decision with one of the above methods will give same decision. Full stop. We are calculating NPV of the project. For decision making. Okay. Step number 1, investment.
मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ईयर 0। फ्रेंड्स ईयर 0 में दो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। एक तो आएगा परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी 3,30,000 और दूसरा आएगा वर्किंग कैपिटल 25,000। ऐसा करके दो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। सो वन इज परचेज ऑफ मशीनरी, $3,30,000 प्लस वर्किंग कैपिटल 25,000. So the total investment is 3,55,000. This is the investment to be made in the year 0. Step number 2, depreciation. Now friends, मैंने आपको ये बोला कि जो भी मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन है उसके लिए ऐसा अज्यूम किया जाएगा इट इज एन एक्सेप्टेबल मेथड फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको साथ साथ में ये बताना चाहता हूं कि डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन हमको तभी ही करना है जब हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। यस फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से अगर कोई क्वेश्चन में हमको टैक्स को इग्नोर करना है then in that case there is no point of making calculation of depreciation. We know that so the depreciation is basically a non cash item. तो depreciation से कुछ भी cash outflow नहीं होता, that is pocket से। Still we compute the depreciation. क्यों? Because depreciation is an allowable expense from tax point of view. इसलिए for the purpose of correct tax calculation हम लोग depreciation का calculation करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिप्रीशिएशन इन द ब्रेकडाउन ए। उसमें मैं नोट्स साथ साथ में लिखवा रहा हूं। डिप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, फुल स्टॉप। So apparently there is no need to compute depreciation for cash flows. B, however, depreciation is an allowable expense from tax point of view. Full stop. So for the purpose of calculating correct income tax, comma, depreciation is found. Full stop. See, in any of the question, if
We do not have to pay tax. We will ignore we will ignore depreciation calculation also. B, if we have been given more than one method of depreciation, comma, depreciation from tax point of view is relevant. Full stop. So depreciation is equal to cost minus scrap value divided by number of years. कॉस्ट कितना है 3,30,000. स्क्रैप वैल्यू कितना है 30,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 साल. So it comes to an amount of 1,50,000 per year. Now step number 3. Terminal cash flow. This is year to end. Now let us have understanding of this term. देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने टर्मिनल. टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? जब सब खत्म हो जाएगा. वी नो दैट से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना वो 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा. तो 2 साल के एंड में जो हमको कैश फ्लोज मिलने वाला है उसको टर्मिनल कैश फ्लो बोला जाता है. सो व्हाट हैपेंस दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से ओवर हियर सेकेंड ईयर के एंड में हमको क्या मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी मिलेगा. दैट इज एन अमाउंट ऑफ 30,000. उसके अलावा इंपॉर्टेंटली व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, जो भी हम लोग मशीनरी सेल करेंगे ना उसका कैपिटल गेन या उसका कैपिटल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अगर कैपिटल गेन है तो हमको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा और कैपिटल लॉस होगा तो उसका टैक्स सेविंग का फायदा मिलेगा. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो भी हम लोग वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा. वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है दैट वी विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स में क्या आएगा? स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा. करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा. इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है वो हम लोग रियलाइज करेंगे. जो हमने जो हमारा पैसा डेटर्स में ब्लॉक है वो रियलाइज हो जाएगा. जो हमारे क्रेडिटर्स है उनको हम लोग पे कर देंगे. That is the way we will have the recovery of the working capital at the end of year 2. That is the way the terminal cash flow calculation is divided into 3 parts. One is the capital gain or loss on sale of the machinery. Second is sale value of the machinery. And the third is working capital recovery.
taking all of them into account will compute the recurring, that is say the terminal cash flow at the end of the second year. Right answer, terminal cash flow. पहले हम लोग उसका आंसर लिखते हैं और फिर मैं उसका नोट लिखवाता हूं आपको। टर्मिनल कैश फ्लो में तीन चीज होगा। The first is the capital gain or loss on sale of machinery. उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना होगा? 30,000 लेस रिटर्न ऑन वैल्यू। देखो 1,50,000 का डिप्रीशिएशन हम लोग 2 साल क्लेम करेंगे और ये हमारा कॉस्ट है। तो 2 साल के बाद का WDV होगा 30,000। सो कैपिटल गेन या लॉस क्या होगा? 0। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट से हमारा वर्किंग कैपिटल का रिकवरी होगा एन अमाउंट ऑफ ₹25,000। ये हमको कब मिलेगा? ईयर टू एंड। और लास्ट में क्या होगा? टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो के वर्किंग में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना? 30,000 रुपीज प्लस वर्किंग कैपिटल का रिकवरी एन अमाउंट ऑफ ₹25,000। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कैपिटल गेन है तो हमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा और कैपिटल लॉस है तो हमको टैक्स सेविंग मिलेगा। बट ओवर हियर नाइदर देयर इज एनी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे हम लोगों का एक और इंफॉर्मेशन ये हो सकता है, टैक्स इफेक्ट ऑन कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। उसके सामने हम लोग डैश लिखेंगे। सो वी विल हैव द टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ 55,000। ये टर्मिनल कैश फ्लो 55,000 हमको कब मिलेगा? वी विल गेट ईयर टू एंड। सेकेंड ईयर के एंड में ये 55,000 मिलेगा। सो लेट मी रिपीट दिस एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीनरी। वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे जो भी सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी है उसको WDV के साथ कंपेयर किया जाता है टू कंप्यूट द कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द असेट। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, सेल वैल्यू एंड WDV सेम है तो कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा। द सेकेंड थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो हमारा पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। यानी हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो भी हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वो रियलाइज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जब हमारा बिजनेस बंद होगा तो स्टॉक को हम लोग बेच देंगे, डेटर्स से पैसा मिल जाएगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। सो वी विल हैव एंटायरली रिकवरी ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। और लास्ट में वी विल हैव द टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होगा फ्रेंड्स? वी विल बी हैविंग 1 सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी एज कैश इन फ्लो, दैट इज 30,000। वर्किंग कैपिटल रिकवरी एज कैश इन फ्लो, अगेन 25,000। और अगर कैपिटल गेन या लॉस होता तो उसका टैक्स इफेक्ट हमको कंसीडर करना पड़ता, पर जो कि नहीं है। सो वी विल हैव द कैश इन फ्लो 55,000 कब?
सेकेंड ईयर के एंड में, जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. Terminal cash flow means cash inflow at the end of project. Full stop. In bracket write down second year end in this example. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट, in calculation of terminal cash flow, we will take into account A, capital gain / loss tax effect. B, working capital recovery. C, sale value of machinery. सेल वैल्यू और रेसिड्यूल वैल्यू कुछ भी बोल सकते हैं. थर्ड, importantly, it is assumed that working capital recovery at the end of project. Full stop. Debtors are realized comma, stock is sold off comma, creditors are paid full stop. So this is what we understand is the terminal cash flow. Usually what happens, I'd say I dictate note to you after answer so that you can relate the notes with the working that we have done. Step number 4, calculation of recurring cash flow. रिकरिंग कैश फ्लो का मतलब ये है कि जो भी कैश फ्लो हमको बिजनेस से मिलता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द रिकरिंग कैश फ्लो. Recurring cash flow in this example we are required to find for first year and second year. कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ. I request all of you to pay attention. Let me explain you
मैं आपको फर्स्ट ईयर का वर्किंग करके देता हूँ, सेकेंड ईयर का वर्किंग फिर आपको अपने आप करना है। सेल्स, फर्स्ट ईयर में हम लोग सेल करेंगे 16,000 नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस है 80, दैट इज द सेल्स वन। वेरिएबल कॉस्ट अगेन 16,000 नंबर ऑफ यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट है 30। उसके बाद कैश फिक्स कॉस्ट, दैट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिप्रीशिएशन, जो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया है 1,50,000। तो सेल्स यानी कि रेवेन्यू में से ये सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाएंगे टू फाइंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इनकम टैक्स रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 40%, तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, दैट इज 60%। 40% लिखो, उसको डिडक्ट करो, इट डज नॉट मेक अ सेंस। देन वी ऐड बैक डिप्रीशिएशन to make the calculation of CFAT, cash flow after taxes. That is the way year one cash flow will be found, and similarly for the second year. And friends, we understand that over here depreciation is added back because it is a non-cash item, and over here it is deducted initially so that we can compute the correct tax amount. This is the reasoning that we have, that the depreciation is deducted and then added back to compute the cash flows. Please write an answer. 16,000 into 80, 12,80,000. 16,000 into 30, 4,80,000. So use your calculator. 1280 minus 480 minus 120 minus 150. So profit before taxes is 5,30,000. Income tax rate is 40%. So profit after taxes is 3,18,000. Add back depreciation. Why? Because it is a non-cash item. $150. So the CFAT is 468. 3,18,000 प्लस 1,50,000। ऐसा करके हमको CFAT फाइंड करना है। ये फर्स्ट ईयर का हुआ, वैसा का वैसा हम लोग सेकेंड ईयर का करेंगे। सेकेंड ईयर का वर्किंग आप कीजिए, फिर मैं करके देता हूं। सेकेंड ईयर में वर्किंग ऐसा ही होगा। 18,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके हम लोग सेल कर रहे हैं, जिसका सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली वी कंप्यूट द सेल्स वैल्यू 14,40,000। I request you to write down answer along with me. 18,000 into 30, 540. Cash fixed cost 1,20,000. Depreciation 150. 1440 minus 540 minus 120 minus 150. So that comes to 6,30,000. So profit after taxes is 3,78,000. You add back depreciation 150. Cash flow is 5,28,000. 378 plus 150.
राइट आंसर। फिर हम लोग स्टेप नंबर 5 में एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा नया है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट? दैट इज स्टेप नंबर 5। चलो आंसर स्टेप नंबर 5। Calculation of NPV. Let us see that say how to find NPV. Column number 1 is year, इस पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है? 4,68,000। उसको डिस्काउंट करेंगे 25% फर्स्ट ईयर के फैक्टर से। सो 468 into 0.8, that comes to 3,74,400। सेकेंड ईयर we will receive 4,68,000 प्लस हमको क्या मिलेगा? टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा। टर्मिनल कैश फ्लो हमको कितना मिलेगा? we'll receive the terminal cash flow of rupees 55,000 at the end of the second year। इतना हमको मिलेगा कब? सेकेंड ईयर के एंड में। सो प्लस 55, that is 5,23,000। सेकेंड ईयर का फैक्टर है 64 पैसे। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 334,720। तो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो, दोनों का ईयर जीरो में डिस्काउंट करके विल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो 708,720। लेस क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने ईयर जीरो में किया है। The amount of the investment that we have made is 3,55,000, that is in the year zero। So investment लिखेंगे हम लोग 3,55,000 और हमारे पास एनपीवी आ जाएगा 353,720। As NPV is positive, we should accept the project, ऐसा हम लोग लिखेंगे। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो मैंने गलत ले लिया। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है 528। सो 528 प्लस 55,000, so 583 into 0.64, 373,120। Present value of the cash inflow is 7,47,520। minus investment 3,55,000, so NPV is 392,520। तो हम लोग डिसीजन क्या लिखेंगे? As NPV is positive, the project should be accepted। So since NPV of the project is positive, the project should be accepted। Right on answer? As NPV is positive, comma, the project should be accepted। Full stop। So summary of the entire answer, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया दैट से ये क्वेश्चन हम लोग 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एनपीवी, एनपीवी इंडेक्स, पीआई एंड आईआरआर।
हम लोग यहाँ पे 5 स्टेप में आंसर करेंगे एनपीवी का। मैंने आपको बताया दैट से हम लोग यूजुअली एनपीवी मेथड से आंसर दैट इज करेंगे। फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग 2 इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे, एक तो फिक्स एसेट का और दूसरा वर्किंग कैपिटल का, दैट इज 330 प्लस 25। सेकेंड स्टेप में डिप्रीशिएशन का वर्किंग किया जाएगा, भले ही डिप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है बट स्टिल इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंस फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए उसका कैलकुलेशन किया जाता है। जो भी मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है इट इज अज्यूम्ड टू बी एन अलाउेबल मेथड फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमको 2 मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन दे रखा है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दे रखा है उसी को कंसीडर करना है। टर्मिनल कैश फ्लो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो कैश इनफ्लो मिलने वाला है उसको कंसीडर किया जाएगा। दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज द कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट, जो कि हमारे एग्जांपल में 0। दूसरा वर्किंग कैपिटल का रिकवरी, और तीसरा वी विल बी हैविंग द टर्मिनल कैश फ्लो, जिसमें सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी, वर्किंग कैपिटल का रिकवरी और कैपिटल गेन या लॉस का टैक्स इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। फिर स्टेप नंबर 4 में सिंपल रिकरिंग कैश फ्लो है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट किया, डेप्रीशिएशन को डिडक्ट किया, प्रॉफिट डेप्रीशिएशन का एड बैक किया, कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। आखिरी स्टेप में हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे, कैश फ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे एंड विद दैट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी फाउंड। एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा।